हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के एग्जाम अपडेट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम के अंतर्गत तो उसकी क्या क्या सामान्य जानकारी हो सकती है, एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होता है। इसमें यूपीएससी का चूंकि एग्जाम है, इसलिए यूपीएससी के लिहाज से जैसे ही हम अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो इस परीक्षा को भी दे देना एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल विकल्प के तौर पर, ये परीक्षा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसलिए आप चाहें या कुछ विद्यार्थी इसकी पहले से ही तैयारी भी कर रहे होंगे, कई विद्यार्थी करते भी रहते हैं। ठीक, तो यूपीएससी के साथ में भी दिया जा सकता है बाकी एग्जाम्स। अगर हम सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तब आप इसको भी दे सकते हैं, या आप चाहें तो केवल इस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में इसका दूसरा भाग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे दिया जाएगा, आप जाकर के उसको भी देख लीजिए। उसके बाद फिर दूसरे भाग के तौर पर इस परीक्षा में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रह जाती हैं, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स या विगत वर्षों के प्रश्न पत्र रह गए हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि किस तरह परीक्षा पैटर्न है, किस तरह की परीक्षाएं हैं। तो यूपीएससी ईपीएफओ पार्ट 2 शुरू करें। आवेदन कैसे करें, आज के इस सेशन में हमारी चर्चा का भाग रहेगा कि आवेदन कैसे करना है, क्या वेतन मान है इसका, क्या पैसा मिलता है, ट्रेनिंग किस तरह से होती है और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। तो चूंकि प्रश्न पत्रों को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, केवल उनका पैटर्न देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं, विगत वर्षों में जो भी पूछे गए हैं अभी तक हमारे पास जो प्रमुख उपलब्ध हैं। तो आवेदन कैसे करें का जो उत्तर होगा वो यह होगा कि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखेंगे, क्योंकि किसी भी वर्ष की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन देखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हो सकता है उस साल परीक्षा के प्रश्न पत्र में या फिर प्रश्नों की मार्किंग में कुछ चेंज कर दिया गया हो। अभी हम पीछे देखेंगे भी कि 2016 की जो ईओएओ वाली परीक्षा हुई थी उसका पेपर 100 अंकों का था और 2020 वाला 300 अंकों का दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट को देखना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होगा सभी के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको उससे अपडेट तो कराएंगे ही, साथ ही जो भी वेबसाइट पर जिस तरीके से उसको फॉर्म को फिल करना होगा वो भी एक बार आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने ओटीआर अभी तक नहीं भरा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, चूंकि यूपीएससी ने अब अपने सभी एग्जाम्स के लिए ओटीआर की व्यवस्था शुरू कर दी है। जिन लोगों ने नहीं भरा है वो जाकर के भर लें। ओटीआर क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपकी लगभग 70% जानकारी पहले ही आप फिल कर लेते हैं। उसके बाद जब कोई परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है और आप उस खास परीक्षा के लिए जाकर के फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ ही जो जानकारी होती है वो आपको उसके बाद भरनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं भरनी होती, क्योंकि आपकी बेसिक जानकारी पहले ही ओटीआर के माध्यम से ले ली गई होती है। फिर वो आगे चल करके किसी भी परीक्षा के लिए स्वतः उपयोग में ली जाती रहेगी जब तक आप उसमें कोई एडिट या कोई अपडेट ना करना चाहें। ठीक, तो आवेदन कैसे करें की बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब आगे बढ़ें कि वेतन क्या है। तो हम चूंकि यहाँ पर 2 पोस्ट की चर्चा कर रहे हैं, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, और दूसरा है असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर या फिर एपीएफसी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जो पे बैंड है वो पे बैंड 2 में आता है 9,300 से 34,800 रुपए, प्लस ग्रेड पे 4800 रुपए। लेवल 8 की ये जॉब है राजपत्रित के अंतर्गत आती है, हमने पहले वाले सेशन में भी इसको डिस्कस किया था। और जो एपीएफसी है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये पे बैंड 3 में आता है 15,600 से 39,100 और प्लस ग्रेड पे 5,400 रुपए, और ये लेवल 10 की जॉब आती है। ठीक, ये भी राजपत्रित है। और बाकी के चूंकि उसके बाद के लेवल हैं तो वो डायरेक्ट परीक्षाओं के जरिए नहीं अप्लाई कराए जाते। ये जो 2 पोस्ट की हम चर्चा कर रहे हैं इनका ही एग्जाम अभी लिया जा रहा है। तो और भी इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं इसके अंतर्गत दी जाती हैं, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक, सिटी कंपेंसेशन अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, वॉशिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस। तो कुल मिलाकर के एक जो पैकेज है इसको बहुत ही आकर्षक पैकेज बनाया गया है, खासकर किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं। और अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी इन हैंड सैलरी की बात करें तो लगभग 86,000 के आसपास, 86-87,000 के आसपास ये कुछ बनती है। हालांकि आप देख लीजिएगा कि किस बार का कितना किस तरह से बन रहा है। ठीक, एक अप्रॉक्स की हमने बात कर ली। अब ट्रेनिंग की बात करें तो पहले बात करेंगे सीधी भर्ती किसकी, एपीएफसी की।
और खासकर वो जो प्रोबेशनर्स हैं यानी कि चुन लिए गए हैं लेकिन ट्रेनिंग की अवधि में बने हुए हैं, तो फील्ड कार्यालयों में उनको नौकरी प्रशिक्षण दिया जाएगा और 45 दिन का ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद आगे चल करके संबंधित जो क्षेत्रीय आयुक्त हैं उनके मार्गदर्शन में उनका प्रधान कार्यालय है, उस प्रधान कार्यालय द्वारा एक मॉड्यूल बनाया जाएगा प्रशिक्षण का, जिसको आपको पूरा करना होता है। फिर 3 से 6 महीने का एक फाउंडेशन कोर्स इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी NATRSS नई दिल्ली और दूसरा नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस NADT नागपुर, ये 2 संस्थाएं ट्रेनिंग से जुड़ी हुई हैं। दूसरा देखें EO और AO की ट्रेनिंग, तो ये 2 वर्ष की ट्रेनिंग होगी जो कि नई दिल्ली से संबंधित होती है। तो जो लोग एग्जाम निकाल लेंगे फिर वो ट्रेनिंग का मॉड्यूल पूरा करेंगे, ट्रेनिंग का प्रोसीजर पूरा करेंगे और फिर सर्विस में भेज दिए जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़े हम प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स पर जो पेपर हमारे सामने मौजूद हैं। तो पेपर बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। 2015 में APSC का एग्जाम हुआ था और 2016 में EO AO और फिर 2020 में भी कंडक्ट हुआ था। तो ये 2015 वाला पेपर है APSC का। इसको देखें, कुछ किस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है, हमें समझनी है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहली बात तो ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो परीक्षा पुस्तिका है आप उसको देख लें, बुकलेट को देख लें। ठीक, उसके अलावा इसमें 120 प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स 100 दिए हुए हैं, उसके हिसाब से ही प्रश्नों को आगे करें। इसके अलावा पेनाल्टी भी दी हुई है रॉन्ग आंसर्स के लिए, जैसा सिविल सर्विस एग्जाम में होता है, आप लोग जानते हैं। तो कोई भी गलत आंसर मार्क करना या फिर एक से अधिक आंसर को मार्क करना आपका गलत उत्तर माना जाता है, भले ही आपका एक उत्तर सही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी उत्तर को मार्क नहीं करते हैं तो फिर वहां पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। इसका हिंदी वाला सेक्शन से शुरू करें तो पहले जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित 10 प्रश्नांश 1 से 10 तक अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। तो इन प्रश्नांशों का हिंदी अनुवाद इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि अंग्रेजी भाषा का प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मान लीजिए पहला प्रश्न हम ले, पहला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। तो एक फ्रेज दिया हुआ है, इसमें आपको ये बताना है कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है। 4 विकल्प हैं, एप्रिसिएशन, वार्निंग, ग्रीटिंग या स्कॉल्डिंग, क्या मतलब है। तो इन फ्रेजेस की आपको तैयारी करते रहना है ताकि इस तरह के प्रश्न जब आपके सामने आए तो आप इनका उत्तर दे पाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड। अब मान लीजिए कोई शब्द है ब्लू ब्लड, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। यहाँ पर फिर वही 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इंग्लिश के इसी तरह से आपको शुरुआत में 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे एक ये वाला है, कंसीडर द स्टेटमेंट द टीचर गेव मी द बुक, उसके बाद दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब वेयर द वर्ड आर नंबर्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ रेफरेंस, फिर आपको इस तरह से उसमें जो शब्द दिए हैं उनके हिसाब से उत्तर देना है। अब इसके अलावा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिडैक्टिक, डिडैक्टिक का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। तो इसकी तैयारी आपको अपने स्तर पर कर लेनी है ताकि ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आए तो आप उनका जवाब दे दें। फिर बढ़ें 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न क्या दिखाई देता है हमें, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है। यहाँ पर पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा वियतनाम युद्ध, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। अब अगर आपने एक भी बार विश्व का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा है तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं। तो तैयारी के दौरान अगर जिसने भी ठीक से पढ़ा है वो इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकेगा। तो आपको इन कूट का उपयोग करके इसका उत्तर मार्क कर देना था। इसी तरह कुछ प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। विद्वता की एक शाखा जो यूरोप में विशेषतः 15वीं से 18वीं शताब्दियों तक फली फूली और जो ऐतिहासिक और अजैविक पुरावशेषों, स्मारकों और प्राचीन मूल ग्रंथों के गुण दोष विवेचन, इतिहास लेखन और वर्गीकरण को समर्पित थी, किसे निर्दिष्ट करती है। अब आपको बताना है कि ये जो भाव है ये किससे संबंधित है, पुरातत्व विज्ञान, इतिहास, स्थापत्य कला या फिर पुरातनवाद। ठीक, तो आंसर शीट आप इसकी निकाल करके देख सकते हैं, एक बार इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। हम बेसिकली इसमें ये चीजें देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न इसमें आ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। अब जैसे एक प्रश्न पश्चिमी घाट के बारे में है, यानी हम कहें कि मानचित्र पर आ गया और ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें पूछी गई। पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब 4 विकल्प हैं। यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया। उसके अलावा यह विश्व के जैव विविधता वाले 8 तप्ततम तप्त स्थलों यानी कि हॉटस्पॉट, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में से एक है। इसमें 2 संरक्षित वन क्षेत्र
एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा हाल ही में ONGC सर्वेक्षणों में विशाल तेल निचय पाए गए हैं। तो इनका उत्तर आपको देना है। करंट अफेयर से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब इसमें पूरा आपको शफल सा दिखाई देगा कि बीच बीच में मैथ्स के भी प्रश्न दिख जाएंगे। जैसे अब आकृति वाला एक प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न, आर्थिक क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को किस लिए विकसित किया गया है। काफी बेसिक सा सवाल है और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, जो आपको अपनी तैयारी के दौरान जब आप स्टैटिक टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं उससे संबंधित है। तो देश भर में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का उत्पादन करने के लिए, उपनगरीय क्षेत्रों के सुंदरीकरण के लिए, देहातों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए, या फिर घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन के लिए। यहां पर पीछे हमने जब 11वां प्रश्न देखा था तो वो इतिहास से संबंधित था, खासकर आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास जोड़ करके पूछा था। यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास है खिलाफत कमेटी से संबंधित। खिलाफत कमेटी ने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया। अब खिलाफत कमेटी वाला जब खिलाफत आंदोलन आप पढ़ रहे होंगे उस दौरान ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो इसको सॉल्व करना है। तो इतिहास, भूगोल, ठीक, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न, इसके अलावा करंट अफेयर से तो जोड़ करके आएंगे ही। अब आपको कुछ प्रश्न जैसे ये वाला देखिए, ये आपको प्राचीन भारत के इतिहास से दिखाई देगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से 6ठी शताब्दी BCE के गणों या संघों के विशिष्ट अभिलक्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं। पहला, प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र थे। प्राचीन भारतीय गण गैर राजतंत्रीय राज्य थे। मगध, कोसल, वत्स तथा अवंती उस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे। अगला, बौद्ध मठ व्यवस्था या संघ की कार्यविधियां संघ राजनीति पर प्रतिरूपित होती थी। तो आपको इसका भी जवाब देना है। इसी तरह के प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। अब एक प्रश्न ये देख लीजिए, 22वां, निम्नलिखित घटनाक्रमों का कालानुक्रम क्या है। भारतीय कपास के निर्यात में कमी आती है, भारत में कपास उत्पादन में तेजी होती है और अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ता है। सिंपल सी बात है, ये जो दोनों कथन हैं ये अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ने से संबंधित हैं कि जब अमेरिका में गृह युद्ध की स्थितियां बनती हैं, क्या तब भारत के कपास के उत्पादन में तेजी आती है। पहले गृह युद्ध छिड़ता है, फिर उत्पादन में तेजी आती है, फिर जब गृह युद्ध खत्म हो जाता है तो कपास के निर्यात में ह्रास देखने को मिलता है। आपको उसका कालानुक्रम बताना है, ठीक। और किस तरह के प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएनओ द्वारा नियत किए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। फिर यूएनओ ने इसको, जो उस समय 2015 का चूंकि प्रश्न पत्र है, उस समय जिसको विकास लक्ष्य के हिसाब से तय किया था उसका उत्तर यहां पर आपको देना है। आगे बढ़ें, अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है। नदियों वाला क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी से संबंधित। उसके बाद एक प्रश्न मैथ्स का भी बीच में लगा हुआ है, उसके बाद फिर मैथ्स का प्रश्न है। तो मिला जुला सा पेपर उस वक्त आपसे पूछा गया था। और कितने प्रश्न थे, 120 प्रश्न थे। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकता, या फिर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। अब आ गया पॉलिटी वाला सेक्शन, तो पॉलिटी भी पूछा जा रहा है। तो बेसिक चीजें चूंकि हमने इसके जो पहला सेशन था उसमें डिस्कस की भी थी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक, इतिहास से संबंधित है, राज्य व्यवस्था से संबंधित है, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है। ये सभी प्रश्न ही आपको फिर प्रैक्टिकल रूप में, इसलिए इस प्रश्न पत्र को हम डिस्कस कर रहे हैं या देख रहे हैं कि एटलीस्ट वो सवाल किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं या फ्रेम किए गए हैं विगत वर्षों में, ताकि आप आने वाले समय में इसकी तैयारी कर सकें। अब एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ गया कि महंगी मुद्रा शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। आवासीय ऋणों पर निम्न ब्याज दर, मंदी की अवस्था में मुद्रा का मूल्य, उच्च ब्याज दर, या फिर आवासीय ऋणों पर ब्याज की दर में कमी के कारण प्राप्त बचत। तो इसका उत्तर आपको इसमें देना होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि और भी प्रश्न फिर हम देखेंगे। फिर ये वाले सवाल आ गए, किसी संस्था में उत्पादन की गतिविधियों में उपयोग में आने वाली विशिष्ट वस्तु, एक तरह से कहीं सी सेट वाले सवाल, या मैथ्स का सेक्शन है जैसा कि सिविल सर्विस एग्जाम में सी सेट के सवाल हम देखते हैं, कुछ उस तरह के सवाल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। किसी दौड़ में प्रथम 4 विजेताओं को अंक प्रदान किए जाने हैं। प्रत्येक विजेता के अंक उसके ठीक बाद के स्थान के विजेता के अंकों से 5 अधिक होने आवश्यक है।
कुल प्रदान किए जाने वाले अंकों का योगफल 50 है, तीसरे स्थान के विजेता के लिए कितने अंक होंगे? तो फिर इन सवालों को आपको सॉल्व करना होगा। अच्छा, लास्ट में इसमें आपको रफ कार्य करने के लिए मेरे ख्याल से दिया होगा, हालांकि इस बुकलेट में नहीं है अभी, लेकिन ये दिया रहता है पीछे कि आप रफ काम कोई भी कर सकें। तो फिर ये वाले सवाल हैं। अब देखें हम इसका 2016 वाला ईओ और एओ वाला प्रश्न पत्र। तो 2016 वाला अधिकतम अंक 100 अंकों का ये पेपर था। इसमें भी किस तरह के प्रश्न थे? 120 चूंकि प्रश्न थे, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में इसको विभाजित किया गया था, और पार्ट ए में कुछ प्रश्न और कुछ प्रश्न पार्ट बी में। तो पार्ट ए वाला जो सेक्शन है वो क्लियरली फिर इंग्लिश वाले प्रश्नों को लेकर के चलता है, फिर पार्ट बी वाले में हम दूसरे प्रश्न देखते हैं। तो पार्ट ए में क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस द फंडामेंटल। अब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ। अब बताना है द फंडामेंटल से संबंधित कौन सा शब्द है। क्या पूछा गया है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ठीक, तो प्रोडक्टिव, एसेंशियल, सक्सेसफुल या फिर इफेक्टिव। ये तो आपको याद करने होंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर के, जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, फ्रेसेस यूज किए जाने वाला है। तो सेक्शन को एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। कुछ शब्द हैं जैसे कि रिलक्टेंट पूछा गया है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। तो अब आपको इसका विलोम शब्द बताना है। ठीक, ये तो आप जानते ही हैं, इस तरह के प्रश्न भी आ ही रहे हैं। तो पार्ट ए में कुछ प्रश्न हैं इस तरह के इंग्लिश वाले, फिर आएंगे पार्ट बी पर। तो पार्ट बी में क्या है ये देख लें। ये है पार्ट बी। क्या ये हिंदी में छपा है? जी हाँ, क्योंकि इसी तरह इसमें भी है कि शुरुआती वाला जो सेक्शन इंग्लिश का था वो इंग्लिश में ही छपा है, फिर हिंदी वाला सेक्शन यहाँ से आ जाएगा। तो द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस, बुक का नाम दिया हुआ है, लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इतिहास वाले प्रश्न आ रहे हैं। कुछ आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ दूसरे सवाल भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अब बलात् श्रम अथवा बेगार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का अतिक्रमण है? तो आपको अनुच्छेद तो याद करना ही है, मौलिक अधिकार वाला सेक्शन। ठीक, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है बलात् श्रम अथवा बेगार, आपको बताना है। उसके आगे इसी तरह दूसरे क्वेश्चन, निम्नलिखित निकायों में से किस एक ने नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था? चूंकि 2016 का पेपर है इसलिए नवंबर 2016 का प्रश्न इसमें दिया गया है, यानी कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो करंट अफेयर्स भी पूछ रहे हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम यानी पेसा एक्ट की बात है। 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का प्रधान, या फिर भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में स्थित किसी गांव के वनवासी। अब एक चीज और देखिए कि इसमें जो प्रश्न है लगभग सीधे सीधे दिए गए हैं, हालांकि कुछ जगह पर कूट वाले प्रश्न भी शामिल हैं। लेकिन अब नए पेपर में किस तरह के प्रश्न होंगे ये हमें देखना होगा। एक बार 2020 वाला प्रश्न भी प्रश्न पत्र देख लें। तो 2020 वाले प्रश्न पत्र में आपको दिखाई देगा कि ये 300 पूर्णांक का दिया गया है। तो आने वाले समय में जो नया एग्जाम आएगा, जो उसका नोटिफिकेशन होगा, इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि उसको देखना बहुत आवश्यक है, ताकि उस नोटिफिकेशन के जरिए हम ये समझ सकें कि जो प्रश्न पत्र है वो कितने अंकों का होने जा रहा है। कहीं 300 अंकों का ना हो जाए या 100 अंकों का ना हो जाए। तो अगर कोई भी बदलाव परीक्षा से संबंधित किया गया होगा उस खास वर्ष में, तो वो उस नोटिफिकेशन में हमें दिख जाएगा। तो अभी चूंकि हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, परीक्षा के बारे में जान रहे हैं, इसलिए हम बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं। जब परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरे जा रहे होंगे, तब फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी इसी तरह की चीज़ें दी हुई हैं 2020 वाले एग्जाम में। ये भी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। पहले क्या हुआ है, पहले क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर दिया हुआ है यहाँ पर इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड। अब 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द सही फिट बैठेगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सेक्शन हैज ए ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप of word given after the sentence. तो select the word of group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. तो आपको बताना है कि सबसे सही शब्द यहाँ पर कौन सा हो सकता है, उसके हिसाब से आपको भर देना है। The elephant fell into a track, trap, trick या trunk the hunters had set. ठीक, तो ये सेक्शन ए के सवाल इसी तरह में आए हैं। आगे देखें सेक्शन बी।
अच्छा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वही वाला है जैसा पहले हमने देखा। स्पॉटिंग एरर्स थोड़ा सा अलग है, अब आपको इसमें सेंटेंसेस से एरर्स भी बताने हैं। ठीक, अब सेक्शन बी में आए तो सेक्शन बी में पहला सवाल क्या दिखता है, 1 और 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है 3 से विभाजित नहीं हो। तो पहला सेक्शन हमें रीजनिंग वाला दिख गया, या मैथ्स वाले प्रश्न दिख रहे हैं यहाँ पर। आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर चूंकि अलग अलग सेट में आपको पता ही है कि अलग अलग प्रश्न ऊपर नीचे हो जाते हैं। किसी सेट में आपको शुरुआत में गणित के प्रश्न चूंकि इसमें दिख रहे हैं, किसी सेट में हो सकता है आपको पॉलिटी वाला सेक्शन मिल जाए, किसी सेट में हिस्ट्री से स्टार्टिंग हो। अब ये वाला 31वां प्रश्न देखिए, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहां व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे। प्रश्नों का लेवल जरूर समझिए कि प्रश्न किस स्तर पर पूछे जा रहे हैं। तो जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे तब उसमें ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। कई सारी पुस्तकों में जब कहानी के तौर पर इतिहास हम पढ़ते हैं एक बार रीडिंग के तौर पर, तो ये चीजें हमें मिल जाती हैं। तो बंबई विश्वविद्यालय, खेड़ा, चंपारण या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला, निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है। किताबों के बारे में ही पढ़ना है। सिविल सर्विस एग्जाम, चूंकि उसकी तैयारी में भी आप ये सभी चीजें पढ़ते हैं तो पैटर्न काफी ज्यादा सेम है। अब इसमें अलग क्या दिख रहा है, थोड़ा सा सीसेट वाला जो पोर्शन उसमें अलग से पेपर बना करके पूछते हैं वो इसमें ही जोड़ दिया गया है, प्लस इंग्लिश वाला सेक्शन भी सेक्शन ए के तौर पर इसमें दे दिया गया है। कुछ आगे प्रश्न देखें, जैसे बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि चूंकि ईओ और एओ वाले में सिलेबस में विज्ञान भी मेंशन्ड है, क्योंकि इसके जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था। आप जा करके एक बार उसको जरूर देखिएगा, तो उस सिलेबस के हिसाब से ही फिर ये पेपर भी आपको दिखाई देगा। तो बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब बल की बात आ गई, ठीक, तो धनात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है, ऋणात्मक बल प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है। धनात्मक बल आकर्षक और प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति का हो सकता है, या फिर ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न फिर विज्ञान का दिखाई देगा, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। विज्ञान के सामान्य से सवाल, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। तो इसीलिए एक बार पेपर देखना बहुत जरूरी होता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया। आपको बताना है कि डोगरी, भोटी, मैथिली या संथाली। ये तो आप चिन्हित कर ही पा रहे होंगे कौन सी नहीं है, ठीक। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार एडोलिसेंट कौन है। अब आपको ये बताना है, कुमार या फिर एडोलिसेंट उसको कहते हैं जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 18 वर्ष से कम आयु का है। जो 18 वर्ष से कम आयु का है, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष से कम आयु का है, या फिर जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 18 वर्ष से कम आयु का। अभी चारों चीजें देखने में सिमिलर लग रही हैं, लेकिन इसमें जो बाकी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उनको भी ध्यान दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि परिभाषा में क्या पूछा गया है। किसी नियंत्रित उद्योग का आशय क्या है, ये बताना है। तो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, ठीक ठाक। किसी श्रमिक संघ यानी कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। 2 सदस्य, 3, 7 या फिर 10। वही सारे प्रश्न फिर हमें यहाँ दिख रहे हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से सिलेबस में दिया हुआ है, आपको उससे इतर कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। निर्गुण भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। शैव स्वरूप की उपासना, वैष्णव स्वरूप की उपासना, अवतार की उपासना या फिर ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना। समझ गए आप, ठीक। ऑप्शन डी, क्योंकि अवतार वाला तो फिर क्या हो गया, अवतार की बात आ गई, सगुण हो गया। वैष्णव स्वरूप, शैव स्वरूप वैसे भी अवतार की ही बातें करते हैं, अवतार से ही संबंधित हो सकते हैं। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी और फूलबारी के बीच प्रस्तावित पुल से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ सीधे जुड़ जाएगा। अब ये करंट अफेयर्स है, ठीक। तो ये सभी सेक्शन फिर आपको कवर करते हुए चलने हैं, और फिर वही 120 प्रश्न, और जो बात कर रहे थे हम कि पीछे कच्चे काम के लिए भी जगह दी होती है वो इसमें दी हुई है, ठीक है। और फिर अंत में यहाँ पर कुछ मैथ के सवाल दिए हुए हैं। तो बेसिक चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है परीक्षा के लिए और किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो उम्मीद है आज के इस डिस्कशन से आपको कुछ लाभ मिला होगा, इस परीक्षा की समझ बेहतर हुई होगी। आने वाले समय में जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक बेसिक जो चीज़ें हैं आप अपने स्तर पर तैयारी को बनाए रखिए, संभावित रूप से आने वाले समय में नोटिफिकेशन आ सकता है। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। इसी के साथ इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। शुक्रिया।